मोहतरम मोम थानवी साहब और डॉक्टर खालिद अलवी साहब, शमीम तारिक साहब, हसन नबूद कासमी साहब, मौलाना कासमी साहब और डॉक्टर हुसैन रज़ा खान साहब। ईमानदारी की बात तो ये है कि सरदार जी तकरीर हो चुकी, सारे शेर तो इन्होंने पढ़ दिए पिछली बार, सारी रुबाइयाँ सुना दी, सारे उनकी ज़िंदगी के हयात जानिसार अख्तर भी बता दी। और मैं जब यहाँ आ रहा था तो मुझे मौज़म साहब ने कहा कि जो मैंने कहा है वो तुम कह देना। तो मैंने ये सोचा कभी इनका कहा तो इनके पास रहने दो, मैंने जो लिखा है वो आपसे कह दूँ, कि वो तो कहा हुआ है, कई बार याद नहीं भी रहता। तो मैंने ऐसा सोचा कि कुछ बातें आपसे करूं, लेकिन मुझे कहने की वाकई बहुत अच्छा सेशन रहा। और इससे पहले कि मैं कुछ काम की बातें करूं, कुछ बेकाम की बातें जो दिखाई देंगी, लेकिन जो हैं काम की बात, थानवी साहब ने बहुत सारी बातें कहीं, पहले मैं उसकी तरदीद खंडन करता हूं, इसलिए कि अगर आपको याद हो तो थानवी साहब जिस ज़माने में यहाँ जयपुर में पत्रिका से मुंसलिक थे, तो उस ज़माने में एक मैगज़ीन निकलता था, इतवारी पत्रिका हफ्ता रोज़ा, जिसमें हमारे मोहतरम नंदकिशोर आचार्य साहब भी लिखते थे। तो उसमें उन्होंने एक सिलसिला शुरू किया था कि 26-27 उर्दू के जदीद शायर उसमें शामिल हों, यानी ख़ास तौर से वो जिन्हें आसानी से हमारे पॉपुलर किस्म के पब्लिशर नहीं छापते, या वो शायर जो तरक्की पसंद तहरीक के बाद में जिनकी पहुंच हुई या जिन्हें लोगों ने जाना। वो एक 26 कड़ियाँ उनकी थी और वो थानवी साहब के ज़माने में, और ये उनके। और आपको सख्त ताज्जुब होगा कि मुझे जब कहा गया तो मैंने सबसे पहले मीराजी की एक नज़्म उन्हें भिजवाई थी। तो उन्होंने कहा इसका, अब उस ज़माने में ये मोबाइल जैसी अला बला तो थी नहीं, तो उन्होंने कहा फिर इसका ऑप्शन क्या रहेगा, जब ये कॉलम शुरू होगा तो उसका ऑप्शन तो एक ही रहेगा, वो कैप्शन क्या रहेगा। तो मैंने कहा आप तय कर लीजिए। अब इससे इनका उर्दू का ज़ौक़ समझ लीजिए। मैं इनकी तारीफ़ इसलिए नहीं कर रहा कि ये यहाँ मौजूद हैं या वीसी हैं, मैं तो अब रिटायर किया, मुझे तो एम्प्लॉय भी नहीं कर सकते अब। तो मैं ये कह रहा कि इन्होंने जो उसका उन्वान कायम किया, फ़ज़ा में सुकून है, मिराजी का मिसरा था, फ़ज़ा में सुकून है, यहाँ से जो उनकी नज़्म है, तो ये इनसे उर्दू का इनका ऐसा ताल्लुक़ है। और जाहिर है कि ताल्लुक़ के लिए अभी हमारे आचार्य साहब से दोपहर में ही यूँ समझिए कि सर फुटेली होते होते बची, कि वो कहते हैं कि ज़बान की स्क्रिप्ट आने से क्या होता है। अगर एक आदमी को स्क्रिप्ट ना आए और वो पूरी शायरी कर जाए, बहुत से कर रहे हैं, पूरी हिंदी में गज़लें कह रहे हैं और वो छप रही है उर्दू स्क्रिप्ट में, मौसूफ से पूछिए तो तलफ़ुज़ तो तफल्जुल कहते हैं वो तलफ़ुज़ को। तो बहरहाल, तो इसलिए थानवी साहब इस बात से तो आपके भी चाहते हुए भी, मैं चाहता बहुत हूँ कि आपकी इस बात से मैं इत्तफ़ाक़ कर लूँ, लेकिन अब मैं नहीं कर सकता, तो मुझे माफ़ कर दें। जानिसार अख्तर के बारे में बहुत उम्दा बातें हम लोगों ने सुनी, हमारे शमीम साहब ने बहुत काम की बातें और बहुत अहम बातें भी उनमें कही। मुझे लगता ये है कि बाकी सब बातें तो अब आपसे कल भी शायद करना पड़े। अभी मैं सिर्फ 2-3 बातें अर्ज़ करूँ आपसे कि जानिसार अख्तर का तो जन्म ही 1971 में होता है बतौर शायर के, ये आपकी बात की तायद करता हूँ। उससे पहले उन्होंने नज़में कहीं, और जो नज़में कहीं वो जिसका जिक्र तफसील से हो चुका, फिर मैं उसे क्या दोहराऊँगा। 71 का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि 1971 में उनका मजमुआ घर आंगन शाया होता है, और घर आंगन वो पहला मजमुआ है जहाँ पहली बार, मैं इस बात से तो इत्तफ़ाक़ नहीं करता कि फ़िराक़ के यहाँ घरेलू औरत नहीं है, लेकिन वो घरेलू औरत होकर के भी फ़िराक़ के बेडरूम की औरत ज़्यादा है बजाय इसके कि चूल्हे चौकी की, जबकि जानिसार अख्तर की औरत बेडरूम की भी है और चूल्हे चौकी की भी है। ये थोड़ा सा फ़र्क है। लेकिन फ़िराक़ के यहाँ जिस औरत का जिक्र मिलता है वो औरत उसी नायिका भेद की तरह की औरत है जिसका संस्कृत से ताल्लुक़ है, और ये ऐसी बात का जिक्र करते हैं जानिसार अख्तर की रुबाई में जो औरत उभरती है, वो एक ऐसी औरत है कि जिसके बारे में यूँ कहिए कि पढ़ी लिखी भी है लेकिन घरेलू औरत है।
और वो घरेलू औरत भी ऐसी जो अपने यूँ कह दूँ अगर कि अपने शौहर पर शौहर शनास बीवी कहते हैं ना कि शौहर शनास, तो वो शौहर फरेफ्ता बीवी है। इसलिए आप देखेंगे कि हालांकि इस तरह से तनकीद की मैं तरफदार नहीं हूँ, लेकिन होता यह है कि बहुत सी बार आप अगर उसकी ज़ाती ज़िंदगी को जानते होते हैं शायर की, तो शेर फहमी में कई बार एक समत मिल जाती है, कम से कम वो आखिरी समत होती है, ज़रूरी नहीं। मुझे तो लगता है कि घर आंगन पूरी की पूरी सफ़िया की याद है, और उसमें बाज़ मिसरे तो वही हैं, आपको तो पता होंगे, जो सफ़िया ने ख़त में लिखे हैं, वो नसर के जुमले जो हैं वो जानिसार अख्तर के यहाँ नज़्म यानी रुबाई के मिसरे बन गए। तो एक पहलू तो उनकी नज़्म का ये ख़ास तौर से मुझे लगता है कि दोनों ही जगह 71 के बाद 75 जिसमें पिछले पैर शाया होता है। अब पिछले पैर उनका शेरी मजमुआ, गज़लों का मजमुआ, छोटी सी गज़लें। दो बातें अर्ज़ करूँ इसमें कि सबसे पहले जिनका जिक्र हमारे खालिद साहब ने किया था, आपको याद होगा कि ये वही उनके मुस्तर खैराबादी हैं जिस जैसे दाग बिगड़ गए थे और फिर दाग से उनकी ज़िंदगी पर नहीं बनी थी, और उनका दाग मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। और राजस्थान से भी उनका ताल्लुक़ रहा, मुस्तर खैराबादी का टोंक से और सिरौन से उनका ताल्लुक़ रहा। उनका एक गज़ल का बड़ा, आप जानते होंगे कि बहुत मशहूर गज़ल है वो, और उस गज़ल बड़ा हंगामा भी रहा। जी हाँ, वहाँ मैं वही अर्ज़ कर रहा था, आपने कोई नहीं। हाँ, अब उस गज़ल के मक्ते को तो हमारे दूसरे नाक़दीन ने और मुहक़्क़ीक़ीन ने उसकी बहुत तफसील उसकी लिख दी। अब आप बताएं कि जिसका बाप इतना अच्छा गज़ल गो हो कि जिसकी गज़ल आज तक बहादुर शाह ज़फ़र के नाम से मंसूब है, और लोग इस बात पर तहकीक करने की, ये भी बात सबसे पहले राज हमारे जिस हनीफ़ नक़वी साहब ने कही, और हनीफ़ नक़वी साहब के पास में जानिसार अख्तर का वो ख़त मौजूद है जिसमें ये बात हुई। मुझे लगता ये है कि अब जैसे उनकी गज़ल के बहुत सारे शेर हमारे खालिद साहब ने सुना दिए, अब उनको तो क्या सुनाऊँ, लेकिन मैं उनकी शायरी का अगर एक शेर में अगर मुझे फ़ैसला करना हो, और अगर आप मुझे ये कहें कि तुम सिर्फ़ एक शेर में जानिसार अख्तर की पूरी शायरी का मुहकमा करने की कोशिश करो, वो कमज़ोर सही, तो मैं ये कहूँगा पहला जुमला तो यही होगा कि साहब वो ज़िंदगी भर सफ़िया के पीछे ही रहे। उनके तस्वुर में चाहे ज़िंदगी में हज़ार औरतें आई होंगी, गई होंगी, लेकिन उनके जहन पर सिर्फ सफ़िया छाई हुई रही। और उनका ये शेर जो है कि ये इल्म का सौदा, ये रिसाले, ये किताबें, ये इल्म का सौदा, ये रिसाले, ये किताबें एक शख्स की यादों को भुलाने के लिए है। सारा का सारा उनका हिज्र, उनका वस्ल में डूबा हुआ हिज्र और उनका हिज्र में डूबा हुआ वस्ल, ये दोनों ही का ताल्लुक़ सफ़िया से है। इसलिए वो बार बार आप देखें कि कोशिश करते हैं कि खदीजा को, उनकी दोनों नज़में देखिए, जब वो कहते हैं कि आज की रात तो मंसूब तेरे नाम से है, आज क्या है, खदीजा नाराज़ हो जाती हैं कि जब उनका इतना मोहब्बत देखते हैं सफ़िया के लिए, तो वो उनको खुश करने के लिए कहते हैं आज की रात तो मंसूब तेरे नाम से है, आज क्या है जो सितारों पे नज़र जाएगी, क्या पड़ा है जो बाहरों पे, मगर ये नज़्म जो उनकी है। लेकिन एक बात और अर्ज़ करूँ आपसे, वो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ इसी के ज़िम्न दूसरा शेर उनका कि तू न अब आए तो क्या आज तलक आती है। अब देखिए वो हिज्र का विसाल और विसाल का हिज्र जो मैंने अर्ज़ किया कि तू न अब आए तो क्या आज तलक आती है, सीढ़ियों से तेरे कदमों की सदा रात गए, सीढ़ियों से तेरे कदम। दूसरी बात जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, जो जानिसार अख्तर को यानी गज़ल का कोई भी शायर अपनी रिवायत से इनहराफ नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर जानिसार अख्तर की ये शेर देखिए, और उनके साथ मैं दूसरे शोरा से उनका मुताला करने की कोशिश करता हूँ। जानिसार अख्तर का शेर है, माना कि रंग रंग तेरा पैरहन भी है, माना कि रंग रंग तेरा पैरहन भी है, पर इसमें कुछ करिश्मा ये अक्से बदन भी है। अब शेर सुने, अल्लाह री जिसमें यार की खूबी के खुद ब खुद, अल्लाह री जिसमें यार की खूबी के खुद ब खुद, रंगीनियों में डूब गया पैरहन तमाम हसरत मोहानी। आप देखिए उसका अक्स साफ उनके शेर पर। अब एक शेर और सुने जानिसार अख्तर का कि मैं जब भी उसके ख्यालों में खो सा जाता हूँ,
मैं जब भी उसके ख्यालों में खो सा जाता हूँ, वो खुद भी बात करे तो बुरा लगे है मुझे। वो खुद भी, अब फ़िराक का एक शेर सुने कि दिले गमगीन की कुछ महवियतें ऐसी भी होती हैं, दिले गमगीन की कुछ महवियतें ऐसी भी होती हैं कि तेरी याद का आना भी ऐसे में खटकता है। अब देखिए फ़िराक का शेर कि दिले गमगीन की कुछ महवियतें ऐसी भी होती हैं कि तेरी याद का आना भी ऐसे में खटकता है। और फ़िराक साहब का एक शेर और कि हर लिया है किसी ने सीता को, हर लिया है किसी ने सीता को, ज़िंदगी है कि राम का बनवास। और अख्तर का मतलब है उजड़ी उजड़ी हुई हरास लगे, ज़िंदगी राम का बनवास लगे। तो यहाँ से मैं ये साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ कि फ़िराक, हसरत मोहानी या और बहुत सारी मिसालें दी जो मैंने दी हैं इसमें, अगर आप कहेंगे तो बाद में देख लिया जाएगा, वो सारी मिसालें मौजूद हैं। तो वो फ़िराक साहब के यहाँ, उनसे जानिसार अख्तर के यहाँ मौजूद है। एक बात और, मैंने सिर्फ ये समझिए कि मेरा ये सारा कहना जो है वो इनका ज़मीमा ही है, मतलब अपेंडिक्स है उनका बात, सारी बातें जो इन्होंने कहने छोड़ दी है, मुझे लगा कि मैं उस फिलर को पूरा कर दूं। अब देखिए कि जहाँ से 71 में मैंने उनका जन्म माना है बतौर शायर के, उससे पहले जो कुछ करते रहे वो ठीक है। ये कारवां बिल्कुल सही कहा, बाकर मेहदी ने भी यही बात कही थी कि कारवां में आप होते हैं, बैंड में बहुत सारे बाजे साथ बज रहे होते हैं, तो दूसरे कई बाजों की आवाज़ को आप पता नहीं कर सकते कि इसकी इनफरादियत क्या है, इसकी अपनी चीज़ कहाँ है। जानिसार अख्तर की ज़िंदगी, शायराना ज़िंदगी और उनकी शख्सियत का इंतखाब और शनाख्त नज़मों में नहीं, गज़ल से होती है। नज़में उनकी 2-3 बहुत उम्दा हैं। खाके दिल जो सफ़िया की मौत पर कही गई, या फिर उसकी मौत के 1 साल बाद जब वो जाते हैं वहाँ उनकी कब्र पर, और जब वो सफ़िया की ज़बान में बात करते हैं कि बहुत दिनों बाद आए हो साथी, 1 साल तक तुम कहाँ रहे, वगैरह वगैरह, वो। और दूसरी वो जो उन्होंने खदीजा के साथ शादी होने के बाद कही। लेकिन अब यहाँ से देखिए, जहाँ से वो शुरू करते हैं कि किस अक़ीदे की दुआई दीजिए, अब देखिए क्या खूबसूरत बात करते हैं। और यहाँ से वो तरक्की पसंदों की हदों से निकलते हैं, यानी अब 71 के बाद का जानिसार अख्तर हमारे सामने आता है। किस अक़ीदे की दुआई दीजिए, हर अक़ीदा आज बेऔकात है। आप देखिए पूरी जदीद शायरी जहाँ से शुरुआत करती है, वहाँ से देखिए हर अक़ीदा बेऔकात, आज भी बेऔकात हो गया हमारा अक़ीदे। और वह कहता है कि इनकलाबों की घड़ी है, जिसका जिक्र हमारे शमीम साहब ने किया कि हर नहीं हाँ से बड़ी है। आप देखिए कि अगर इसका सिलसिला, हमारे पाकिस्तानी दोस्त से बात हुई थी इस ज़माने में, तो कहता है देखिए ला का क्या इस्तेमाल किया है, हर नहीं हाँ से बड़ी है। अब ये इसीलिए रीडर ओरिएंटेड क्रिटिसिज्म के यही मज़े हैं। एक शेर और सुने उनका कि वो जो वतन का इश्क है कहता, और यहाँ एक ये शेर जो सुना दिया गया, लेकिन इसे फिर सुने कि क्या पता हो भी सके इसकी तलाफ़ी के नहीं, शायरी तुझको गंवाया है बहुत दिन हमने। मुझे लगता है कि यहाँ से जानिसार अख्तर का वो इरोटिसिज्म शुरू होता है जो उर्दू गज़ल की शनाख्त है। अगर ये कह दूं कि उर्दू गज़ल की शनाख्त है, और उसके बग़ैर आप देखें कि फ़िराक हो या जुर्रत से शुरू होती है, मीर से शुरू होती है, मीर जुर्रत, और उसके बाद मोमिन और दाग तक होते होते जानिसार अख्तर तक पहुँचती है। और याद रखें कि मुस्तर खैराबादी अमीर मिनाही के शागिर्द हैं, वो जो उनके बाप हैं जानिसार अख्तर के, तो इनका सिलसिला लखनवी शायरी से भी उतना जाके हमसे मिल जाता है। अब जहाँ एक शेर ख़ास तौर से देखे कि सोचो तो बड़ी चीज़ है तहज़ीब बदन की, सोचो तो बड़ी चीज़ सोचो तो बड़ी चीज़ है तहज़ीब बदन की, वरना तो बदन आग बुझाने के लिए है नहीं। बहुत से लोग हैं बोल जाते हैं, तो है नहीं है, वरना तो बदन आग बुझाने के लिए हैं। कुछ शेर फ़कत उनको सुनाने के लिए हैं के लिए। अब यहाँ मुझे ये कहने की इजाज़त दीजिए कि हमारे आचार्य साहब से भी जो उस गुफ्तगू एक बार हुई, आज भी हुई, तो मुझे लगता है वो ठीक कह रहे हैं कि हिंदुस्तानी कल्चर में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तो वहाँ काम भावना का, जैसे आपने कहा, अब मैं आप इजाज़त दें तो, क्योंकि यहाँ तो आप बैठे थे, मैंने अपनी सदारत का नाजायज़ फ़ायदा उठाया उस वक्त। अब मैं आपसे यहाँ से बग़ैर पर्चा पढ़ते हुए आपसे जायज़ फ़ायदा उठाना चाहता हूँ। काम भाव का मैं उर्दू में तर्जुमा क्या करूँ? काम भाव का, इरोटिक
या रोटी का ये काम भाव, हिंदी में वाले तो कहते हैं काम भाव। अब मैं उर्दू में इसे कहूँगा तो सब आप लोग अभी बाहर निकलने के बाद मेरी पिटाई करेंगे, तो मैं अब इसे सिर्फ इरोटिका कह के छोड़ देता हूँ। अब उनका शेर सुने कि आओ हम जिस्म की शम्मों से उजाला कर लें, जानिसार अख्तर है, और इरोटिका देखिए उनकी, आओ हम जिस्म की शम्मों से उजाला कर लें, चांद निकला भी तो निकलेगा जरा रात गए। अब कहिए शेर को किस में डालूं? अब हिंदी वालों से ये पूछिए हाथ जोड़ के साहब खुशामद की हिंदी क्या होगी, छोड़िए। तो कौन खोल ये देखिए कि आओ हम जिस्म की शम्मों से उजाला कर लें, चांद निकला भी तो निकलेगा जरा रात गए, दम साध लिया करते हैं तारों के मधुर राग, दम साध लिया करते हैं तारों के मधुर राग, जब रात गए तेरा बदन बात करे है। आप देखें कि ये शेर जानिसार अख्तर से पहले कहाँ है और उसके बाद में भी कहाँ है। अब इरोटिका के बारे में फिर कभी एक और देखिए, जब उन पर ये ऐतराज़ किए गए जिसकी तरफ इशारा किया हमारे शमी साहब ने भी और अपने अलवी साहब ने तो बहुत साफ कहा, शमी साहब ने बहुत इशारे थे, शायद भी अफसाना निकाल भी। लेकिन आप देखें कि अगर इन सब चीज़ों पर गौर किया जाए जो कही गई जानिसार के बारे में, और जिसका जवाब उन्होंने गुस्से में तन के दिया कि जिस्म की हर बात है आवारगी, ये मत कहो, जिस्म की हर बात है आवारगी ये मत कहो। और हम भी कर सकते हैं ऐसी शायरी, ये मत कहो, जिस्म की हर बात है आवारगी ये मत कहो। और अब ये शेर सुने कि जिस्म की हर बात है आवारगी ये मत कहो, उस नज़र की उस बदन की गुनगुनाहट तो सुनो, उस नज़र की उस बदन की गुनगुनाहट तो सुनो, एक सी होती है हर एक रागनी ये मत कहो। अब यहाँ रागनी के जो माने निकलते हैं, राग नहीं रागनी कहा है, ये भी देखिए आप, रागनी ये मत कहो। और मुझे जो एक शेर तो खोल देता है, कोई बंदे कबार रात गए, जुल्फ़े सीना नाफ कमर, एक शेर में ख़ास तौर से उनकी दो इमेजेस देखिए, जैसे तारों की चमक, ये फ़राक का शेर है सुने, जैसे तारों पर देखिए इमेजेस कैसे गज़ल में ही काम कर सकती है कि जैसे तारों की चमक बहती हुई गंगा में, जैसे तारों की चमक बहती हुई गंगा में, अहले गम को यूं ही याद आओ कि कुछ रात कटे। याद रखें, और आप सबका मुशाहिदा होगा कि गंगा शाम के वक्त धीरे बहती है और नदी जो है वो ज़िंदगी की अलामत है, बहना नदी है। तो जैसे तारों की चमक बहती हुई रात के वक्त धीमे हो जाती है, जैसे तारों की चमक बहती हुई गंगा में, अहले गम को यूं ही याद आओ कि कुछ रात। अब सुने कि ओढ़े हुए तारों की चमकती हुई चादर, नदी कोई बल खाए तो लगता है कि तुम हो। अब ये तुम हो रदीफ में जिस चाबुक दस्ती से जानिसार अख्तर ने इसका इस्तेमाल किया है, मैं समझता हूँ कि हमारी गज़ल को उन्होंने एक बिल्कुल नई ज़िंदगी दी थी। और मैं समझता हूँ कि काफ़ी बातें आपसे हो गई, और ख़ास तौर से इरोटिका पर कल फिर गुफ्तगू होगी आपसे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, और ख़ास तौर से अलवी साहब का, शमी साहब का ख़ास तौर शुक्रिया, मौलाना आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुस्तर खैराबादी के हवाले से उनके वालिद मोहतरम, उनके वालिद मोहतरम तक, और जिस तरह आज़ादी की जंग आज़ादी में जिस तरह इस ख़ानदान का हिस्सा रहा, और ख़ास तौर से उर्दू एकेडमी का तो इसलिए शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमने जिन शायरों को फरामोश कर दिया और जिनका सिर्फ एक चेहरा हमारे सामने आया, दूसरा चेहरा छिपा रहा। ये हौसला नहीं होता लोगों को वो ये कह सकें कि 71 में पैदा हुआ था वो शायर जिसका नाम जानिसार अख्तर है, बाकी जिस्मानी तौर पे तो कभी पैदा हो जाए कभी मर जाए, क्या फ़र्क पड़ता है। 71 से लेके 75 तक जब उन्हें अवार्ड मिला साहित्य अकेडमी का पिछले पैर पर, और वहाँ पर 3 नाक़िदीन ने उन्होंने अलग अलग राय दी, जिस पर शायद ये हमारे अलवी साहब राय कुछ देते, उस पर बात वो का नहीं रहा। आप सबका एक बार बहुत बहुत शुक्रिया, ख़ास तौर से उर्दू एकेडमी का मौज़म साहब आपका शुक्रिया, इसलिए भी कि हमारे राजस्थान में एक बात रह गई, माफ़ कीजिए, उर्दू के बारे में हमारे वाइस चांसलर साहब ने कहा था कि कोई उर्दू पढ़ाने वाला, और मौलाना ने फ़ौरन उसी वक्त हाँ भर ली थी
मुझे एक बात मैं ये बहुत संजीदगी से पूछ रहा हूँ, हिंदी की एकेडमी है ना हमारे यहाँ राजस्थान में? राजस्थानी की भी है ना उन सबको, और सिंधी की भी है, पंजाबी की भी है। इन सब एकेडमीज़ के लोगों से सेक्रेटरी को, मैडम ये बात आप खास तौर से सुने क्योंकि शायद आप कहीं पहुंचा दें कभी हमारी बात, इन सबको वो ज़बान सिखाने की जिम्मेदारी दी है उन्होंने कि नहीं दी है? पंजाबी की एकेडमी या सिंधी की एकेडमी को ये कहा गया कि तुम सिंधी पढ़ाओ, लोगों को सिखाओ सिंधी को? ये जिम्मेदारी सिर्फ उर्दू को ही क्यों दी गई है कि आप बच्चों को उर्दू पढ़ाओ? मैं ज़बान भी सिखाऊं, अदब भी पढ़ूं, आप लड़ाई कराएं तो मैं उन पे मरहम भी लगाऊं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।